हेलो फ्रेंड्स, सभी को गुड मॉर्निंग। आज हम बात करते हैं 19/4/2026 के करंट के जितने भी क्वेश्चन बनेंगे आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। बात करते हैं आप जिस भी एग्जाम में बैठेंगे इस चैनल से आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। तो बात करते हैं बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट यह वीडियो आपके लिए होने वाला है। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते अपने क्वेश्चन की दुनिया में प्रवेश करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। तो उससे पहले अगर आप हमारे चैनल PSP परीक्षा वाणी बनना है तो प्लीज़ को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक के साथ साथ अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना ना भूलिएगा, क्योंकि इस पर रोज डेली आपको करंट अफेयर की वीडियो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती रहेगी। तो बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। यह रहा आपकी स्क्रीन पर। तो बात कर लेते हैं कि नेट ग्रीन फाउंडेशन अर्थ अवार्ड 2026 का आयोजन हाल ही में कहाँ पर किया गया है। तो बात कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और नेट ग्रीन फाउंडेशन अर्थ अवार्ड 2026 ठीक है कहाँ पर आयोजित किया गया है। तो बात कर लेते हैं, इसको हम यूनेस्को हाउस नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया है। तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कुछ और इसके बारे में बात कर लेते हैं। इस समारोह में 25 से अधिक व्यक्तियों और संगठनों को सम्मानित किया गया है। मुख्य अतिथि दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्री सरदार मविंदर सिंह शर्मा रहे थे। तो बात कर लेते हैं, पतंजलि के आचार्य बालकृष्ण इस कार्यक्रम में गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में आए थे। यह पुरस्कार पर्यावरण संरक्षण, जल स्थिरता और स्वच्छता ऊर्जा में उत्कृष्ट योगदान के लिए भी दिए जाते हैं। तो टाटा कैपिटल को क्लाइमेट फाउंडेशन इनोवेट अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। तो बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, हाल ही में किस देश ने हार्मुज जलमंडल मध्य को संघर्ष विराम के दौरान पूरी तरह से खोलने की घोषणा की है। तो बात कर लेते हैं किसने की है, और ये है इसका सही ऑप्शन होगा ईरान। तो बात कर लेते हैं कुछ और। हार्मुज जलमंडल फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को जोड़ने वाला एक राजनीतिक जलमार्ग है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास रागागच्ची ने इसकी घोषणा की, जिससे वैश्विक तेल कीमतों में 11% की गिरावट दर्ज की गई है। दुनिया का लगभग 20% कच्चे तेल का व्यापार इसी संकीर्ण रास्ते से होकर के गुजरता है। भारतीय झंडे वाले जहाज इंडियन फ्लैग्ड वैलीज अब इस मार्ग से सुरक्षित निकलने लगे हैं। तो IMF ने चेतावनी दी कि यदि इस क्षेत्र में युद्ध से वैश्विक मानवीय संकट पैदा हो सकता था। तो बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर थर्ड, हाल ही में चर्चा में रही शीतल देवी का संबंध किस खेल से है। तो बात कर लेते हैं शीतल देवी किस खेल से संबंधित हैं और अभी ये बहुत ही चर्चा में रही हैं। तो बात कर लेते हैं पैरा तीरंदाजी से संबंधित हैं। तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कुछ और इनके बारे में बात कर लेते हैं हम। शीतल देवी को हाल ही में पैरा आर्चर ऑफ द ईयर के रूप में भी सम्मानित किया गया है। तो यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। वह बिना पैरों के पैर से तीरंदाजी करने वाली दुनिया की पहली महिला अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी भी हैं। तो शीतल देवी जम्मू कश्मीर के किशतवाड़ा जिले की रहने वाली हैं। उन्होंने एशियाई पैरा खेलों में 2 स्वर्ण पदक जीत करके इतिहास रचा हुआ है। 18 अप्रैल को एक राष्ट्रीय खेल आयोजन उनकी उपाधि की विशेष रूप से चर्चा की गई है। तो बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, भारत और किस देश के बीच हाल ही में इंडस्ट्रियल पार्क स्थापित करने के लिए समझौता हुआ है। तो बात कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऐसे क्योंकि क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा ताइवान के साथ यह समझौता किया गया है भारत सरकार की तरफ से। तो ये बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यह इंडस्ट्रियल पार्क विशेष रूप से सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण के लिए होगा और ताइवान की प्रमुख कंपनियां भारत के मेक इन इंडिया के अभियान में निवेश करेंगी। इसका मुख्य उद्देश्य वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला सप्लाई चेन में चीन पर निर्भरता कम करना होगा। तो यह समझौता भारत को ग्लोबल चिप निर्माण हब बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। गुजरात या तमिलनाडु में इस पार्क को स्थापित करने की संभावना ज़्यादा जताई जा रही है, क्योंकि इन्हीं ही 2 स्टेट में इसका स्थापना हो सकता है। तो बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, किस देश ने हाल ही में दुनिया का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर एलयू लॉन्च किया है। तो बात कर लेते हैं कि सुपर कंप्यूटर एलयू को अभी तक अमेरिका ने लॉन्च किया है। तो बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसने जापान के फुकांको को पीछे छोड़ करके नंबर 1 स्थान हासिल किया है। एलयू प्रति सेकंड अरबों गणनाएं करने में सक्षम है। इसका उपयोग जलवायु परिवर्तन के मॉडल ऑफ कैंसर अनुसंधान में भी किया जाएगा। भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर एरावत वर्तमान में शीर्ष 100 देशों में भी शामिल है। तो बात कर लेते हैं कुछ और। सुपर कंप्यूटिंग की दौड़ अब AI संचालित प्रोसेसिंग की ओर बढ़ रही है। बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6,
संयुक्त राष्ट्र संघ यूएन ने किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय शांति और विश्वास वर्ष घोषित किया गया है? तो बात कर लेते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और विश्वास वर्ष घोषित किया गया किस वर्ष को किया गया? तो 2026 को घोषित किया गया। तो बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वैश्विक संघर्षों को कम करने और कूटनीति को बढ़ावा देने के लिए यह घोषणा की गई है। इस प्रस्ताव को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित किया गया है। भारत ने इस पहल का समर्थन करते हुए वसुंधरा कुटुंबकम का संदेश भी दिया है। तो बात कर लेते हैं 18 अप्रैल को न्यूयॉर्क में इस संदर्भ में एक उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की गई है। इसका उद्देश्य सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए शांतिपूर्ण माहौल बनाना है। तो बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, प्रतिवर्ष विश्व यकृत दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो बात कर लेते हैं कि विश्व यकृत दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो हम बात कर लेते हैं कि 19 अप्रैल को। तो सी ऑप्शन है इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वर्ष 2026 की थीम कीप योर लीवर हेल्थ एंड डिजीज फ्री रखी गई है। तो बात कर लेते हैं, अगर इसकी थीम पूछे तो थीम आप बता सकते हैं। और इस दिन का उद्देश्य लीवर से संबंधित बीमारियों के प्रति जागरूकता फैलाना। यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि और दूसरा सबसे बड़ा अंग माना जाता है। यह शरीर से विषाणु पदार्थ को बाहर निकालने और पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार हेपेटाइटिस और फैटी लीवर वैश्विक स्तर पर प्रमुख चिंताएं बनी हुई हैं। तो बात कर लेते कुछ और हम दिवस के बारे में। तो 1 अप्रैल को ओडिशा स्थापना दिवस मनाया गया था और भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना भी इसी दिन हुई थी। तो बात कर लेते हैं कि 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस मनाया जाता है और 4 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस मनाया जाता है और 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया जाता है। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। यह क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को। 9 अप्रैल को CRPF शौर्य दिवस मनाया जाता है और 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथिक दिवस मनाया जाता है। 11 अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस और राष्ट्रीय पालतू पशु दिवस भी मनाया जाता है। 12 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस मनाया जाता है और 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग नरसंहार स्मृति दिवस और सियाचिन दिवस भी मनाया जाता है। कुछ और बात कर लेते हैं कि 14 अप्रैल को डॉक्टर BR अम्बेडकर जयंती और विश्व चंगास रोग दिवस भी मनाया जाता है। तो 15 अप्रैल को हिमाचल दिवस और विश्व कला दिवस मनाया जाता है और 16 अप्रैल को विश्व आवास दिवस और हाथी बचाओ दिवस भी मनाया जाता है। 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाया जाता है और 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस भी मनाया जाता है। तो बात करें तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में किसे अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2026 के लिए शॉर्ट लिस्ट किया गया है? तो बात कर लेते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2026 किसको शॉर्ट लिस्ट किया गया है। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो डी ऑप्शन, पेरुमल मुगरुन को यह पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई है। तो उनके उपन्यास तमिल से अंग्रेजी अनुवाद को इस प्रतिष्ठित सूची में शामिल किया गया है। यह पुरस्कार किसी भी भाषा के उपन्यास को दिया जाता है जिसका अंग्रेजी में अनुवाद हुआ हो। विजेता की घोषणा मई 2026 के अंत में लंदन में की जाएगी और गीतांजलि श्री 2026 में टॉम्स ऑफ सेंट के लिए यह पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी हुई हैं। तो इस पुरस्कार की राशि 50,000 पाउंड और लेखक और अनुवादक के बीच साझा की जा सकती है। तो बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2026 में किस देश ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है? तो बात कर लेते हैं पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2026 में किस देश ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। तो बात कर लेते हैं ये सही ऑप्शन होगा वो डेनमार्क। ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, डेनमार्क ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। तो बात कर लेते हैं कि डेनमार्क को स्वच्छ ऊर्जा और कार्बन उत्सर्जन कम करने के लिए प्रयासों के लिए शीर्ष स्थान प्राप्त मिला हुआ है और यह सूचकांक तेल और कोलंबिया विश्वविद्यालय द्वारा जारी किया जाता है, येल और कोलंबिया विश्वविद्यालय द्वारा जारी किया जाता है। भारत की रैंकिंग में नवीनतम ऊर्जा की वजह से सुधार हुआ है और सूचना में कचरा प्रबंधन और समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र को भी मापा जाता है। फिनलैंड और ब्रिटेन क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर भी रहे हैं। तो बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। हाल ही में सार्क देशों के कृषि मंत्रियों की बैठक 19 अप्रैल को कहां पर आयोजित की गई है? तो बात कर लेते हैं कि कहां पर आयोजित की जाएगी यह बैठक। तो काठमांडू नेपाल में इसका आयोजन किया जाएगा। कुछ और इसके बारे में बात कर लेते हैं कि बैठक का मुख्य मुद्दा क्षेत्रीय खाद्य सुरक्षा और जलवायु परिवर्तन का कृषि पर प्रभाव है। सार्क
की स्थापना 8 दिसंबर 1985 को हुई थी। तो स्थापना पूछी जा सकती है कि कब हुई थी, 8 दिसंबर 1985 को हुई थी। इसका सचिवालय काठमांडू नेपाल में स्थित है। बैठक में दक्षिण एशियाई बीज बैंक को और अधिक सक्रिय करने पर सहमति बन सकती है। भारत ने मोटे अनाज के उत्पादन के लिए तकनीकी सहायता देने का प्रस्ताव भी रखा है। तो बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11। शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी नई रिपोर्ट के अनुसार भारत के किस राज्य में साक्षरता दर में सर्वाधिक सुधार किया गया है? तो बात कर लेते हैं बिहार में सर्वाधिक इसका सुधार किया गया है। बिहार ने पिछले 2 वर्षों में साक्षरता दर में 7% की प्रभावशाली वृद्धि दर्ज की गई है। यह सुधार मुख्यमंत्री अक्षर अचाल योजना और डिजिटल लर्निंग केंद्रों के कारण हुआ है और केरल अभी भी 96.2% के साथ देश में शीर्ष स्थान पर बना हुआ है। रिपोर्ट में महिला साक्षरता दर में ग्रामीण इलाकों में तेजी से बदलाव की बात कही गई है। राष्ट्रीय औसत साक्षरता दर अब बढ़कर के 77.7 के करीब पहुंच गई है। तो बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12। विश्व बैंक के नए लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत किस स्थान पर रहा है? तो बात कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है क्योंकि ये अंतर्राष्ट्रीय से संबंधित क्वेश्चन है। तो भारत का इसमें कौन सा स्थान रहा है? तो इसमें भारत का 38वां स्थान रहा है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत ने 2014 की तुलना में 54वें स्थान से एक लंबी छलांग लगाई है। पीएम गति शक्ति और नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी, जिसको हम एनएलपी, ने इस सुधार में मदद की है। तो इस इंडेक्स में सिंगापुर और फिनलैंड शीर्ष पर रहे हैं। बुनियादी ढांचे और डिजिटल ट्रैकिंग सिस्टम ने भारत के स्कोर को बढ़ाया हुआ है। लॉजिस्टिक लागत को जीडीपी के 14% से घटाकर के 8% तक लाने का लक्ष्य रखा गया है। तो बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। 19 अप्रैल 2024 को उत्तर प्रदेश सरकार ने किस जिले में भगवान राम की विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा के निर्माण की प्रगति रिपोर्ट साझा की है? तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो अयोध्या। तो बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यह प्रतिमा सरयू नदी के तट पर स्थापित की जा रही है, जिसकी ऊंचाई 251 मीटर होगी। यह स्टैचू ऑफ यूनिटी 182 मीटर से भी ऊंची दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा होगी। प्रतिमा के निचले हिस्से में एक डिजिटल संग्रहालय और पुस्तकालय भी बनाया जा रहा है। यह परियोजना अयोध्या को वैश्विक पर्यटन और मानचित्र पर धार्मिक राजधानी के रूप में भी स्थापित करेगी। इसके निर्माण में स्वदेशी तकनीकी और विशेष तांबे के मिश्रण का उपयोग भी किया जा रहा है। तो दोस्तों, यह थी करंट अफेयर आज की। अगर आपको वीडियो और हमारे क्वेश्चन अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो को लाइक के साथ साथ अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना ना भूलिए, क्योंकि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इस चैनल पर करंट अफेयर की वीडियो टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। तो थैंक यू सो मच। मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में।